नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में हमने सामाजिक समझौतावादी विचारक रूसो के विचार पढ़े, जिसमें कि हमने यह पढ़ा कि रूसो ने किस प्रकार राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के द्वारा बताई। तो रूसो के प्रमुख राजनीतिक विचारों में उसका सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत महत्वपूर्ण है। रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत में हमने मानव स्वभाव के बारे में पढ़ा, तो उसको हम पॉइंट्स में लेंगे। रूसो के सामाजिक समझौता विचारों में जो है वह मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, समझौते का कारण, सामाजिक समझौते का स्वरूप और उसके बाद उत्पन्न राज्य का स्वरूप किस प्रकार है। तो इस प्रकार हम इसको पॉइंट्स में पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मानव स्वभाव के बारे में रूसो के क्या विचार है। मानव स्वभाव के बारे में रूसो ने चित्रण किया था कि मानव जो है एक भला असभ्य जीव होता है, जिसमें कि न तेरी मेरी का ज्ञान होता है और मनुष्य अपने में मस्त रहने वाला प्राणी होता है। तो यहाँ पर उसने बताया कि मानव में जो है वो दो प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ होती है, वो मानव में एक स्वार्थ को जन्म देती है कि उसके अंदर जो संपत्ति की भावना जो बाद में संपत्ति जो उत्पन्न होती है, वो मनुष्य में बाद में मनुष्य को बुरा बना देती है। तो मनुष्य को मानव स्वभाव को उसने अच्छा बताया है, सीधा, स्वस्थ, आनंद रहित, एकांत प्रिय होता है मानव। उस मानव जो है वह क्रूर, हिंसक नहीं होता है। मनुष्य अपने में आनंद का जीवन व्यतीत करने वाला एक वाला असभ्य जीव की तरह उसने मानव स्वभाव का चित्रण किया है। लेकिन रूसो ने बताया कि सभ्यता के उदय के साथ साथ, विकास के साथ साथ मानव में समस्याएं बढ़ने लगी और मनुष्य में ये इच्छा उत्पन्न हो गई। जैसे प्रकृति के टुकड़े को घेर कर कहा मनुष्य ने कि ये भूमि मेरी है, तो वहीं से मानव में तेरी मेरी की भावना का उदय हुआ, वहीं से मानव में स्वार्थ की भावना का उदय हुआ। हालांकि प्राकृतिक अवस्था का जो रूसो ने चित्रण किया है वह मानव स्वभाव की तरह ही थी कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य प्रकृति की गोद में, प्रकृति के आनंद में जीता था, पशुओं जैसा एकाकी जीवन व्यतीत करता था। वह अवस्था जो प्राकृतिक अवस्था बताई है रूसो ने, वो आनंद की अवस्था थी, सुख की अवस्था थी, जिसमें किसी व्यक्ति का अपना कोई घर नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी, न उसमें कोई तेरे मेरे की भावना थी, न नैतिक अनैतिकता का मनुष्य को ज्ञान था, बल्कि मनुष्य एक भला असभ्य जीव की तरह सीधा सादा सरल जीवन व्यतीत करता था। व्यक्ति अपनी सादगी और परमार्थ की भावना से सादगी का जीवन व्यतीत करता था। तो इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था थी जिसमें ना तो कोई सभ्यता थी, ना तो कोई किसी का स्वामी था, ना कोई संघर्ष था, ना कोई तनाव था। मनुष्य एकांत, सुखी और आनंद का जीवन जीता था। लेकिन रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कि यह जो अवस्था थी, मतलब इस तरह की प्राकृतिक एक आनंद और परम सुख की अवस्था का जो रूसो ने चित्रण किया है, यह अवस्था जो है इतिहास में, हालांकि हम नहीं कह सकते कि कभी ऐसी अवस्था विद्यमान थी, लेकिन रूसो ने फिर भी कहा है कि प्रकृति की ओर लौट चलो, हमारा भोलापन, हमारा वो गरीबी, हमारा वो सुख आनंद हमें लौटा दो। तो इस प्रकार की अवस्था का उसने चित्रण किया है, जिसमें कि मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र, निस्वार्थ जीवन, एक स्वर्गीय अवस्था का जीवन व्यतीत करता था। तो प्राकृतिक अवस्था व्यक्ति के लिए रूसो एक आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग करता है, जिसमें व्यक्ति भोले असभ्य जीव की तरह अपना जीवन व्यतीत करता था। तो ये प्राकृतिक अवस्था न सद्गुण की अवस्था थी, न अनैतिक अवस्था थी, न यह धोखाधड़ी की अवस्था थी, न यह संघर्ष की अवस्था थी, बल्कि इस प्राकृतिक अवस्था में रूसो जो है वो व्यक्ति को एक आनंद के जीवन की अवस्था व्यतीत करता हुआ मानता है। तो लेकिन ये प्राकृतिक अवस्था ज़्यादा समय तक नहीं रह सकी, क्योंकि इसके भी कुछ कारण थे जो आपस के राज्य की उत्पत्ति के कारण बने या समझौते का कारण बने। तो उसी आधार पे तीसरा पॉइंट है कि सामाजिक समझौते का कारण क्या है रूसो के अनुसार। तो प्राकृतिक अवस्था जो आदर्श और सुख की अवस्था थी, जहाँ मनुष्य एक निर्दोष, एक मासूम, एक भले असभ्य जीव की तरह आनंद का जीवन जीता था, न उसमें किसी प्रकार की मनुष्य कोई चिंता नहीं थी, न स्वार्थ था, वह सुखी था और परम शांति का जीवन व्यतीत करता था। लेकिन यह स्वर्णिम अवस्था ज़्यादा समय तक नहीं रह सकी। जैसे ही मानव में विवेक तत्व का उदय हुआ, मनुष्य में जैसे ही ज्ञान का उदय हुआ, उसी आधार पर
समाज में स्वार्थ बढ़ा, और इसका उसने सबसे बड़ा कारण बताया है व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा और सभ्यता का उदय। तो संपत्ति वह कारण था जिसने व्यक्ति में स्वार्थ को जन्म दिया, मनुष्य में एक एक ऐसी भावनाओं को जन्म दिया जिसमें मनुष्य में स्वार्थ, शत्रुता और संघर्ष की भावना का उदय हुआ। तो सभ्यता का जो उदय था, संपत्ति का जो उदय था, उसने प्राकृतिक अवस्था के आनंद को और सुख को खत्म कर दिया। तो संपत्ति में मनुष्य स्वतंत्र, जैसा कि रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। रूसो का ये वाक्य फेमस है, और इसी वाक्य से वो समझौते का कारण बताता है कि मनुष्य में संपत्ति की भावना का जो उदय हुआ, जो एक तरह की जंजीर है जिसने व्यक्ति को बंधनों में बांध दिया। तो इस प्रकार मनुष्य की बेड़ियां उसके लिए परतंत्रता थी, और मनुष्य ने उसमें इसी बेड़ियों के अंतर समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर रूसो का मानना है कि मनुष्य ने स्वयं अपनी इस खुशियों को खत्म किया, और अब जब भूमि के एक टुकड़े को घेर कर कहा कि ये भूमि मेरी है, तो वहीं से स्वार्थ की भावना का उदय हुआ, और वहीं से ही प्राकृतिक अवस्था का आनंद समाप्त होता है। तो इस प्रकार रूसो का यह मानना है कि उसने कहा प्रकृति की ओर लौट चलो, ये नारा उसने दिया कि हमारा ज्ञान, हमारा भोलापन, हमारी गरीबी हमें लौटा दो, जो हमें सुखी रखते हैं, जो हमें आनंद देते हैं। लेकिन रूसो ने यह कहा कि नागरिक समाज से प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना संभव नहीं था। इसलिए उसने कहा कि अब जो नागरिक समाज है वो किस तरह के स्वरूप में होगा, और उसका स्वरूप किस प्रकार का होगा, जो समझौते के बाद जो राज्य की उत्पत्ति होगी वो किस तरह की होगी। तो यहाँ पर रूसो ने उसका विश्लेषण किया कि सामाजिक जो समझौता होता है वो उसका स्वरूप कैसा है, और समझौते के बाद जो राज्य उत्पन्न होता है उसका स्वरूप कैसा है। इसके बारे में रूसो ने बताया है कि युद्ध और संघर्ष के कारण, युद्ध और संघर्ष के वातावरण को ख़त्म करने के लिए जो संपत्ति के कारण उत्पन्न हुआ, उसके लिए रूसो ने एक सामाजिक समझौता बताया है कि सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और एक समझौता करते हैं, जिसमें कि उसने सभी व्यक्ति जो है वह एक स्थान पर इकट्ठा होकर एक समझौता करते हैं, और उसमें वो जिसमें कि वो एक व्यक्ति को अपने संपूर्ण अधिकारों को समर्पित कर देते हैं। किंतु ये अधिकारों का एक सत्ता को अपने अधिकार समर्पित कर देते हैं, लेकिन ये अधिकार हॉब्स की तरह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, बल्कि ये संपूर्ण समाज के लिए था अधिकारों का समर्पण। तो रूसो के अनुसार मनुष्यों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया, और इस समझौते में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया था। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित न करके एक संपूर्ण समाज को अर्पित करता है, और इस समझौते के बाद जो समाज उत्पन्न होता है उसको रूसो ने सामान्य इच्छा का नाम दिया है। तो इस प्रकार समझौता लोगों के निजी स्वरूप और सामाजिक स्वरूप के बीच में हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अ ब स द ने अपने अधिकारों को अ प्लस ब प्लस स प्लस द के सामूहिक स्वरूप को सौंप दिया। तो अ ब स द ये इंडिविजुअल रूप में, अपने निजी स्वरूप में, और इन्हीं अ ब स द को मिलाकर जो एक सामूहिक स्वरूप बना, जिसको उसने सामान्य इच्छा का नाम दिया है। यह सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों की सामान्य हितों का एक समूह होती है, जिसको कि उसने राज्य का नाम दिया है। तो यहाँ पर सामूहिक स्वरूप को उसने सौंप दिया, तो इसमें किसी की हानि नहीं होती है, सबका लाभ होता है, क्योंकि जो सामान्य इच्छा है वो सभी व्यक्तियों की अच्छी इच्छाओं का, शुभ इच्छाओं का योग होती है। तो इस प्रकार रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति और सभी व्यक्तियों को सामान्य रूप से एक सार्वजनिक इच्छा के, यानी सामान्य इच्छा के निर्देशन के अंतर्गत रखा, और उसमें सामान्य इच्छा जो थी वो उसके निर्देशन में सभी काम करते हैं, और इस प्रकार एक राज्य का एक संपूर्ण अखंड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर रूसो ने जो समझौते द्वारा जो राज्य उत्पन्न हुआ, जो संप्रभु उत्पन्न होता है, उसको उसने सामान्य इच्छा का नाम दिया है। तो संप्रभुता की अभिव्यक्ति जो है, जो सत्ता की अभिव्यक्ति वो सामान्य इच्छा में होती है, और सभी व्यक्ति उस सामान्य इच्छा में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक नागरिक उस सामान्य इच्छा या संप्रभु का भाग होता है।
तो यहाँ पर रूसो के अनुसार एक लोकप्रिय संप्रभुता का उदय होता है और लोकतंत्रीय सरकार की आधारशिला स्थापित होती है। तो यहाँ पर रूसो ने जो बताया है, जो सामान्य इच्छा उसको उसने लोकप्रिय संप्रभु का आधार बताया, जिसमें सभी व्यक्तियों का भाग होता है, क्योंकि वो जो सामान्य इच्छा है वो सभी व्यक्तियों की सामान्य हित की सामान्य चेतना पर आधारित होती है। तो यहाँ पर रूसो के सामाजिक समझौते की कुछ विशेषताएं हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे कि किस प्रकार उसके सामाजिक समझौते को जो ऊपर हमने पढ़ा उसकी विशेषताएं हमारे सामने आती है कि सामाजिक समझौते के अंतर्गत व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्ति और अधिकारों को सबको समर्पित करता है। तो इस प्रकार सभी व्यक्तियों ने समान रूप से अपने अधिकारों का समर्पण सामान्य इच्छा को कर दिया। फिर समझौते के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों के निजी स्वरूप के स्थान पर एक सामूहिक व्यक्तित्व का जन्म होता है, जिसको उसने सामान्य इच्छा का नाम दिया है। उस सामान्य इच्छा की एकता, पहचान और जीवन अपना अलग होता है। समझौते के परिणाम स्वरूप मनुष्य की स्वतंत्रता का अंत हो जाता है और वो समझौते के बाद मनुष्य की जो वो परतंत्रता थी उसका अंत हो जाता है और मनुष्य एक प्रकार से स्वतंत्र हो जाता है। समझौते के बाद व्यष्टि के स्थान पर समष्टिकार, व्यक्तिगत इच्छा के स्थान पर सामान्य इच्छा का जन्म हो जाता है। फिर समझौते से किसी सरकार की स्थापना नहीं होती, वरन उसमें एक संपूर्ण प्रभुत्व समाज की स्थापना होती है, जिसको उसने सामान्य इच्छा का नाम दिया है। और समाज यदि सामान्य इच्छा अपनी सही काम नहीं करती है तो उसको हटाया भी जा सकता है। तो समझौते के अनुसार व्यक्ति कुछ भी नहीं खोता है, बल्कि वो अपने अधिकार दूसरों को, संपूर्ण समाज को अर्पित कर देता है। और रूसो के अनुसार जो समझौता होता है उसमें सामान्य इच्छा जो है वो महत्वपूर्ण होती है और राज्य एक सावयव की तरह होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है वह राज्य के एक राज्य का जो राज्य जो है यहाँ पर, चूँकि वो समझौतावादी विचारक है, इसलिए उसके राज्य उसके लिए एक इस प्रकार की संस्था है जिसमें कि व्यक्तियों ने मिलकर उसका निर्माण किया। तो उसके लिए भी राज्य एक कृत्रिम संस्था ही है। तो रूसो का सामाजिक समझौता विचार लॉक और हॉब्स से भिन्न होते हुए भी उनके विचारों से वो प्रभावित है। तो हॉब्स की तरह रूसो ने भी ये कहा है कि व्यक्ति जब तक अपने संपूर्ण अधिकार बिना किसी शर्त के नहीं देगा तब तक राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। तो इस प्रकार और लॉक की भांति रूसो ने यह भी माना है कि समझौते के बाद संपूर्ण सत्ता समाज में ही विद्यमान होती है। तो इस प्रकार लॉक और हॉब्स से रूसो प्रभावित जरूर होता है, लेकिन हॉब्स के विचारों में जहाँ एक निरंकुश सत्ता की स्थापना होती है, वहीं लॉक में जहाँ एक सीमित सत्ता की स्थापना होती है, लेकिन रूसो की रचना में एक सामान्य इच्छा का जन्म होता है, जो कि सभी व्यक्तियों की सर्वोच्च इच्छाओं का योग होती है।